तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 71 ऑफ आवर डेली पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम। और इस रिसर्च प्रोग्राम में व्हाट वी आर बेसिकली डूइंग इज कि यूपीएससी के वेरियस एग्जाम में पूछे हुए जो उनके पीवाईक्यूज है उन पे रिसर्च करते हैं, थॉरो रिसर्च करते हैं। और क्योंकि अभी हम इकोनॉमी को पकड़ रखे हैं, राइट, तो इकोनॉमी को भाई साहब ऐसे रिवाइज करेंगे पीवाईक्यू के थ्रू ही। कंप्लीट रिवीजन इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट कंप्लीट रिवीजन, कॉन्सेप्ट प्लस स्टैटिक प्लस करंट अफेयर, ठीक है, वो यहाँ पे साथ साथ में चीजें रिवाइज आपकी होती जाएगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आज का ये क्वेश्चन देखते हैं। बैंक बोर्ड ब्यूरो पे 2022 में इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था और ये नया क्वेश्चन नहीं था। इस तरीके से आपके पीवाईक्यू रिपीट होते हैं। 2019 में सेम क्वेश्चन था, हु अमंग द फॉलोइंग रिकमेंड्स द गवर्नमेंट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ टॉप मोस्ट हेड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। सो दैट इज बैंक बोर्ड ब्यूरो, राइट। अब ये बैंक बोर्ड ब्यूरो फिर से क्वेश्चन में आ सकता है क्योंकि अभी रिसेंटली इसे जो है रिप्लेस किया गया है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन पढ़ो कि द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज द चेयरमैन ऑफ बीबीबी, राइट। ये बिल्कुल आपकी एकदम, और ये बात समझ लो, ये बात समझ लो आप कि 2021 में इन्होंने आरबीआई पे क्वेश्चन पूछा, 2022 में इन्होंने बैंक बोर्ड ब्यूरो पे क्वेश्चन पूछा, जिसमें ठीक है एक ऑप्शन आपका गवर्नर ऑफ आरबीआई है, राइट। ऐसे ही इन्होंने 2022 में ये भी क्वेश्चन पूछा कि इंडिया में जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है इसको मेंटेन करने का जो राइट करेंसी स्टेबिलिटी है, 2022 में ही यही क्वेश्चन आया था कि इसको मेंटेन करने का किसको अथॉरिटी जिम्मा मिला हुआ है, दैट इज आरबीआई। 2023 में देखो, 2023 में इन्होंने पूछा कि स्टेरलाइजेशन आरबीआई की जो एक फंक्शन है, उस स्टेरलाइजेशन की राइट डिस्क्रिप्शन क्या है, इस पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा। दैट मीन्स आरबीआई पे हर साल क्वेश्चन आ रहा है किसी ना किसी तरीके से। और आरबीआई कहीं ना कहीं आपके ऑप्शन में आ रहा है कि गवर्नर ऑफ आरबीआई इज द चेयरमैन ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो, नो, राइट। यही इससे एलिमिनेट करना है इधर से और आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। एक्चुअल में इसका जो चेयरमैन होता है वो बैंक बोर्ड ब्यूरो का चेयरमैन गवर्नर ऑफ आरबीआई नहीं होता है, बल्कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये बात सही है, बैंक बोर्ड ब्यूरो का जो ठीक है ये काम है, इट रिकमेंड्स द सिलेक्शन ऑफ द हेड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। अब ये बैंक बोर्ड ब्यूरो बचा नहीं है, तो अब इसे पढ़ना उतना जायज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब आ चुकी है एक नई इंस्टीट्यूशन जो अब बैंक बोर्ड ब्यूरो को रिप्लेस कर चुकी है, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो। ये याद रखना है। जो भी सरकारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है हमारी, राइट, उन सारी सरकारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जो उनके टॉप मोस्ट जो इनके हेड्स होते हैं, राइट, हेड्स को अपॉइंट करने की जो रिकमेंडेशन है वो अब एफएसआईबी देगा, ना कि बीबीबी। समझ लो, बीबीबी को अब रिप्लेस कर दिया गया है एफएसआईबी के द्वारा। अब यहाँ से क्वेश्चन वो ये पूछेगा, सिंपल क्वेश्चन बना देगा कि इनमें से एफएसआईबी किन किन इंस्टीट्यूशंस के हेड्स को रिकमेंड करता है। तो भाई साहब जितने पब्लिक सेक्टर बैंक है, जितने प्राइवेट पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, राइट, जिसमें पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, ठीक है, इन सब चीज़ों को जो है ये रिकमेंड करता है, राइट। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि सिर्फ बैंकों के हेड्स के रिकमेंडेशन ये नहीं कर रहा है, बल्कि जो इंश्योरेंस कंपनीज है, राइट, जनरल इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, अदर पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, इन सब के हेड्स को ये रिकमेंड कर रहा है। और साथ में इनमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो मेजर्स हैं, उन मेजर्स को इंप्रूव करने की रिकमेंडेशन भी ये देगा, राइट। तो यहाँ से अच्छे क्वेश्चन फिर से बन सकते हैं जो आपको जो है ध्यान में रखने हैं। क्लियर? डन। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है, फ्यूचर में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि विद रेफरेंस टू कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। इन सब चीजों पे, इन्फ्लेशन एडजस्टेड चीजों पे आपने अब तक देख लिया होगा कि हर साल क्वेश्चन बन रहा है, राइट। इन्होंने 2021 में इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट ऑफ वेजेस पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा, 2022 में अगेन कन्वर्टिबल बॉन्ड्स पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा, राइट, जो कि एक तरीके से मेजर ही है, ठीक है, इन्फ्लेशन के एडजस्टमेंट का, बॉन्ड की इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट का, राइट, मार्केट प्राइस के साथ। देन इन्होंने 2023 में भी इन्होंने क्वेश्चन पूछा, राइट, कुछ इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट से रिलेटेड था, वो मैं भूल गया, लेकिन हाँ 2023 में इकोनॉमी पे एक ऐसा क्वेश्चन आया था। सो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट ऑफ द थिंग्स, राइट, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है। इन्फ्लेशन, हर साल इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते ही हैं। तो अगर आपका वो कॉन्सेप्ट थोड़े वीक है तो आप सपोर्ट ले सकते हैं। मैंने ऑलरेडी ये चीज़ें कवर कर रखी है, प्रीकोनॉमी करके एक बहुत छोटी सी, ठीक है, छोटी छोटी वीडियोस की 2-2 मिनट वीडियो की एक सीरीज मिलेगी, उसमें इन्फ्लेशन को बहुत ब्रॉडली कवर किया गया है, आप जाकर के देख सकते हैं। कन्वर्टिबल बॉन्ड्स के बारे में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एज देयर इज एन ऑप्शन टू एक्सचेंज द बॉन्ड फॉर इक्विटी, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स पे अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये बिल्कुल लॉजिकल है।
कन्वर्टिबल बॉन्ड का मतलब ही होता है कि मान लो आपने किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रखा है, किसी कंपनी के बॉन्ड में फॉर एग्जांपल, तो वो आपको ऑप्शन दे रही है कि जितने की आपकी इन्वेस्टमेंट है 100 रुपए की, आपके पास ऑप्शन होगी फ्यूचर में कि इस बॉन्ड को आप कन्वर्ट कर दो इक्विटी में, मतलब आप हमारे स्टेक होल्डर बन जाओगे। अब क्योंकि इक्विटी में कन्वर्ट करने का ऑप्शन है, जहां भी दो ऑप्शन होते हैं इट मीन वहां पे रिस्क आपका कम हो रहा है, राइट। रिस्क कम हो रहा है तो डेफिनेटली इन्हें लो इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। स्टेटमेंट सही जा रही है। द ऑप्शन टू कन्वर्ट इक्विटी अफोर्ड्स बॉन्ड होल्डर अ डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन। समझ रहे हो, इंडेक्सेशन मतलब इंडेक्सेशन एक तरीके से जो प्राइस राइज या फिर फॉल हो रहा है उसके साथ आप इंडेक्स कर सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट को। ये बिल्कुल सही बात है। इक्विटी का मतलब ही होता है इंडेक्सेशन किसी तरीके से, राइट। अब इक्विटी इंडेक्सेशन या फिर प्राइसेस के साथ इंडेक्सेशन का मतलब देखो क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी कंपनी LIC के किसी एक बॉन्ड में आज 100 रुपया इन्वेस्ट करते हो, 100 रुपया इन्वेस्ट करते हो, अब भाई इन्फ्लेशन तो 60% के हिसाब से ग्रो कर रहा है, 6-7% के हिसाब से, तो साल भर साल 3 साल बाद तो आपकी करेंसी की वैल्यू बहुत डेप्रिशिएट हो जाएगी और उसकी वजह से इसकी रियल वैल्यू बच जाएगी सिर्फ और सिर्फ 85 रुपीज के आसपास, है ना, या फिर इससे भी कम हो जाए। अब आपको अगर चाहिए कि आपका ये पैसा जो है सिक्योर रहे, तो आप इसी 100 रुपए को कन्वर्ट कर सकते हो इक्विटी में। अब इक्विटी का ऐसा है सर कि अगर मार्केट ग्रो कर रही है तो आपकी इक्विटी भी ग्रो कर रही होगी, नॉर्मली ये ट्रेंड देखा जाता है, राइट। तो आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे साथ में इन्फ्लेशन के साथ साथ आपकी जो है ग्रो कर रही होती है। तो इसी को हम कहते हैं इंडेक्सेशन, एक तरीके से कि आप जो है इक्विटी या फिर शेयर प्राइस के साथ इसे इंडेक्स कर रहे हैं। तो ये बात एकदम बिल्कुल सही है, एक हेज के तौर पे आप इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ से हमें कॉन्सेप्ट पकड़ने हैं, दो कॉन्सेप्ट होते हैं, डिवेंचर और बॉन्ड। इनके बीच में डिफरेंस क्या है? सिंपल बात, सारे डिबेंचर बॉन्ड नहीं होते, सॉरी, सारे डिबेंचर एक तरीके से बॉन्ड होते हैं बट सारे बॉन्ड डिबेंचर नहीं होंगे। सिंपल बात। बॉन्ड हम नॉर्मली उन, है ना, उन सारे एसेट्स को कहते हैं, सॉरी, उन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को कहते हैं जो लोन इंस्ट्रूमेंट हो, नंबर वन, लोन इंस्ट्रूमेंट हो। नंबर दो, वो या तो सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो। अनसिक्योर्ड बॉन्ड सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। वो बॉन्ड जो अनसिक्योर्ड है उन्हें हम डिबेंचर कहेंगे। सिंपल बात। दोनों का यूज कैपिटल रेज करने के लिए किया जाता है। दोनों कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है। इस साल क्वेश्चन आया था ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट, और है ना, इस तरीके से क्वेश्चन आया था, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या है। 2023 में सिंपल क्वेश्चन आया था, है ना। हमने देखा था कि मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट वो होगा जो शॉर्ट टर्म का होगा, कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट वो होगा जो लॉन्ग टर्म का होगा। और टर्म नॉर्मली हम 1 ईयर लेते हैं, इससे लंबे के जो इंस्ट्रूमेंट होंगे उन्हें हम कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। नॉर्मली डिबेंचर्स और, ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जो कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो डेटेड सिक्योरिटी होती है, ये दोनों आपके कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है, कैपिटल रेज करने के लिए आप डिबेंचर एज वेल एज बॉन्ड का यूज कर रहे हैं। डिबेंचर बेसिकली वो बॉन्ड है जिनके पीछे कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती है, जो अनसिक्योर्ड हो। अनसिक्योर्ड का मतलब है कि ना तो इनके पीछे गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, राइट, ना तो इनके पीछे किसी एसेट की सिक्योरिटी है, राइट। फॉर एग्जांपल कई कंपनियां अगर कहीं बॉन्ड इशू कर रही है, मान लो अगर LIC बॉन्ड इशू करती है, तो वो कस्टमर को ये बताती है कि मेरे पास ऑलरेडी 10 लाख करोड़ रुपए के एसेट है ना, इसके बेसिस पे मैं आपको बॉन्ड इशू कर रही हूँ, तो आपके पास एक सिक्योरिटी है, राइट, क्योंकि मेरे पास एसेट ऑलरेडी है, अगर ये बॉन्ड फेल भी हो जाते हैं तो मैं आपको यहाँ से पे कर दूंगी। दैट इज LIC का बॉन्ड का कॉन्सेप्ट, राइट। डिबेंचर में जरूरी नहीं है कि कोई कंपनी अपनी इस तरीके से कोई सिक्योरिटी दे, मीन्स दे आर अनसिक्योर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स, डिबेंचर। सिंपल बात, ज्यादा कुछ याद रखना नहीं है, रटना कुछ भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट आते हैं कि इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द प्राइस स्टेबिलिटी कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, है ना। देखो फिर से RBI पे क्वेश्चन आया है। भाई साहब आपको पता ही है कि जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है, ठीक है, आप मुझे बताएंगे कौन सी वो कमेटी थी जिसके रिकमेंडेशन पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को इस्टेब्लिश किया गया, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है, इसके तहत इवन RBI एक्ट को अमेंड कर दिया गया था, राइट। और RBI को ये अथॉरिटी दी गई कि भाई साहब जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इसके जो बेंचमार्क्स हैं वो डिसाइड कौन करेगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी मॉनेटरी पॉलिसी के बेंचमार्क्स, ठीक है। बेंचमार्क्स मतलब जो मिनिमम रेट होगा और जो मैक्सिमम रेट होगा। मतलब ये जो 2% से 6% के बीच का ये जो बेंचमार्क है, राइट, ये ये परसेंटेज ये परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेशन, कौन सा इन्फ्लेशन? CPI, ठीक है। जो CPI के इन्फ्लेशन का ये जो बेंचमार्क है कि हमने 2% से कम नहीं होने देना है, 6% से ज्यादा नहीं होने देना है, ये बेंचमार्क कौन सेट कर रही है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बट इसको इम्प्लीमेंट, ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाएगी
वो मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाएगा? बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसमें 3 मेंबर आरबीआई के होंगे प्लस 3 मेंबर गवर्नमेंट के होंगे। सिंपल बात, राइट। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगा उसे इंप्लीमेंट कौन करेगा? आरबीआई। दिस इज द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। अब देखो ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल है एफएसडीसी, इस पे ऑलरेडी पीवाईक्यू आया हुआ है, एक बार नहीं 2-3 बार आया हुआ है। अब ये एफएसडीसी क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बॉडी है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, ये आपके 2010 में ठीक है एस्टेब्लिश हुई है। याद रखना ये कोई स्टेट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट के ऑर्डर से, सिंपल ऑर्डर से ये बनी हुई है, राइट। और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इसको हेड करता है। आप मुझे बताएंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को हेड कौन करता है? बिल्कुल एकदम हलवा क्वेश्चन है। इसका चेयरमैन कौन होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को? अब जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल है उसका चेयरमैन आपका मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर रहता है, राइट। और इसके जो अदर मेंबर है, जितने भी आपकी रेगुलेटर्स है, फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेटर्स जितने भी है वो इसके मेंबर रहते हैं। गवर्नर ऑफ आरबीआई इसके मेंबर रहेंगे, ठीक है। सेबी का, कहाँ गया सेबी? सेबी का जो चेयरमैन है वो इसका मेंबर रहेगा। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन इसका मेंबर रहेगा। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन इसका मेंबर रहेगा। तो जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर की आपकी रेगुलेटर्स हैं उन रेगुलेटर्स के चेयरमैन इसके चेयरमैन रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट सेक्रेटरी वगैरह ये उतने, ठीक है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी इसका जो है चेयरमैन रहता है। ये आपको जो है चीजें ध्यान में रखनी है। ये इसीलिए क्रिएट की गई है ताकि जो डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेटर्स हैं उनके बीच कोऑर्डिनेशन स्टेब्लिश किया जा सके, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन पे ओवरलैप है। आरबीआई भी, सेबी भी उन्हीं चीजों को रेगुलेट कर रहा है, राइट। तो देयर इज अ ओवरलैप, उसी कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए एक एक बॉडी बनाई गई है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। क्लियर? डन। नंबर 1 ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी कि कोई भी स्पेसिफिक स्पेशल फंड सेपरेटली इस काउंसिल के फंक्शन के लिए जो है डेडिकेट नहीं किए गए हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देन काउंसिल की जो सब कमेटी होगी, ये ध्यान में रखना, सब कमेटीज को हमेशा गवर्नर ऑफ आरबीआई ही चेयर करेगा। ये भी आपको जो है चीजें ध्यान में रखनी है। क्लियर? अब यहाँ से हमें एक और चीज पढ़नी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखनी है। जैसे ही आपका 2008 का क्राइसिस आया, फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसे हम कह सकते हैं कि वो एक ब्लैक स्वॉन इवेंट था। ये ब्लैक स्वॉन इवेंट क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। तो है ना, जो जैसे ही 2008 का ब्लैक स्वॉन इवेंट आया, वैसे ही दुनिया को लगा कि हाँ यार फाइनेंशियल सेक्टर से बहुत बड़े झटके लग सकते हैं। तो उसी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए 2009 में, ठीक है, अंडर द एजिज ऑफ G20 ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड इस्टेब्लिश किया गया। इससे पहले काम करता था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फोरम, और ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फोरम 1997 में G7 ने बनाया था। ये ध्यान में रखना, G20 ने नहीं बनाया था, ये G7 ने बनाया था। G20 तो उस टाइम बनी है ना, बनी ही कहाँ थी। अब जैसे इन्होंने 2023 में इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि G20 के बारे में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, है ना। उसमें एक स्टेटमेंट ये थी कि इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1999 एज अ बोर्ड ऑफ, है ना, 1999 या फिर 1997 इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ था, एज अ बोर्ड ऑफ ऑफ सेंट्रल बैंक गवर्नर। समझ रहे हो, ऐसे करके एक ऑप्शन था। जैसे इन्होंने ये ऑप्शन दे दिया, ऐसे ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड पे ऑप्शन दे सकता है। भाई साहब, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ओरिजिनली इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फोरम इन 1997 अंडर द एजिज ऑफ G7। G7 के तहत पहले एस्टैब्लिश हुआ, राइट। और ये मेनली आपके जो रेगुलेटर्स हैं, राइट, जो 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 गवर्नर्स हैं सेंट्रल बैंक के, उनका ये एक फोरम था। अब बाद में इसे ट्रांसफॉर्म कर दिया गया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के लिए एक, ठीक है, जिसमें आपके जो है वेरियस जो डिफरेंट रेगुलेटर है, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर, वो इसके जो है पार्ट रहते हैं। G20 के एजीज के अंडर है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा, बस इतना सा ध्यान रखना है कि G20 के अंडर है, G7 के अंडर नहीं है, और मतलब एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन फंजिबल टोकन पे ऑलरेडी हमने ये क्वेश्चन देखा हुआ है, इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, और यही 2022 के CAPF में भी क्वेश्चन आया था कि नॉन फंजिबल टोकन के बारे में क्या चीजें सही है, कि दे एनेबल द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट। ये बात बिल्कुल सही है। दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स दैट एग्जिस्ट ऑन ब्लॉकचेन, हो सकता है। देन दे कैन बी ट्रेडेड और एक्सचेंज्ड एट इक्विवेलेंसी। भाई साहब, हम यही चीज तो पढ़ते हैं। नॉन फंजिबिलिटी का मतलब ही होता है कि नंबर 1 दे कैन नॉट बी ब्रोकन, ये ब्रेकेबल नहीं है। मीन्स जैसे आप 10 रुपए को ब्रेक कर सकते हैं ना एक एक रुपए में, ये ब्रेकेबल नहीं है।
NFT मान लो ये पेंटिंग एक, मान लो मैंने पेंटिंग बनाई है और ये एक NFT है। आप इस पेंटिंग को ब्रेक करके नहीं बेच सकते, नंबर वन। नंबर दो, इस पेंटिंग का मूल्य वैल्यू आप लगा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में यूनिक है। जो चीज यूनिक है उसकी वैल्यू किसी दूसरी चीज से आप लगा ही नहीं सकते हैं। यही मेन चीज है NFT के। यहाँ से क्वेश्चन आगे वो बनाएगा कि कैन NFT बी कॉपीड? यस, इट कैन बी कॉपीड। क्यों? क्योंकि भाई ये सीधी एक पिक्चर है। नंबर दो, है ना। नंबर वन, कैन इट बी कॉपीड? यस। कैन इट बी हैक्ड? यस। यहां से कुछ ऐसे इलॉजिकल जैसे स्टेटमेंट वो आपको दे सकता है। बट कैन इट बी ट्रेडेड? तीसरी बात कि कैन इट बी ट्रेडेड? यस, 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 इट कैन बी ट्रेडेड। एनएफटीज ट्रेड होते हैं, ठीक है। स्पेशली एनएफटी के ट्रेड के लिए अलग से अब जो है एक्सचेंज तक क्रिएट हो गए हैं, एनएफटी के एक्सचेंज। इट कैन बी ट्रेडेड, बट कैन इट बी ट्रेडेड एट इक्विवेलेंसी? नो, इट कैन नॉट बी एक्सचेंज। ट्रेड करना और एक्सचेंज करना डिफरेंट होता है, समझ रहे हो। एक्सचेंज में आप चीजों की वैल्यू लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, $1 की वैल्यू आप 80 रुपए से लगा रहे हैं, दैट इज योर एक्सचेंज। बट यहाँ पे आप इसकी वैल्यू लगा ही नहीं सकते हैं, इसीलिए यू कैन नॉट एक्सचेंज इट। You can trade it for arbitrary value, but you cannot exchange it. And you can trade it for any value, right? लेकिन it cannot be traded at equivalency, क्योंकि इसकी वैल्यू डिसाइडेड ही नहीं है। तो इसीलिए आंसर इज 1 and 2 ओनली। यहाँ से पोटेंशियल क्वेश्चन फ्यूचर में वो कॉन्सेप्चुअल ऐसे बनाएगा। दूसरा, आपको रिसर्च करना है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैंने ये साइंस एंड टेक में ऑलरेडी कवर किया हुआ है, तो जो कवर कर रहे हैं उस कोर्स को जाकर देखो। सोल बाउंड टोकन नया कॉन्सेप्ट आया हुआ है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये सोल बाउंड टोकन क्या है। कमेंट सेक्शन में बताओ। कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या सोल बाउंड टोकन को आप ट्रेड कर सकते हैं, क्या इसे एक्सचेंज कर सकते हैं, राइट? यस और नो। ये कुछ यूनिक बातें हैं इस सोल बाउंड टोकन के बारे में जो हमने ऑलरेडी साइंस एंड टेक के कोर्स में कवर किया है। मैं यहाँ वो डालना भूल गया। अगर आपको साइंस एंड टेक का कोर्स ज्वाइन करना है, यू कैन ऑलवेज, ठीक है, ज्वाइन मी ऑन, मतलब यू कैन टेक्स्ट मी टेलीग्राम पे। आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं और टेलीग्राम पे टेक्स्ट करके यू कैन ज्वाइन द, ठीक है, कोर्स। लिंक आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी आईडी का लिंक भी मिल जाएगा। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। पिछले साल भी, ठीक है, मैं नीचे पिन कर दूंगा वीडियो। पिछले साल 9 out of 13 क्वेश्चन साइंस एंड टेक के डायरेक्टली अपने 1-10 घंटे के कोर्स से आए थे। तो आप फिर से अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आर ऑलवेज देयर। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से वही देखो, वही चीज यहाँ पे फिर से पूछी गई है कॉन्सेप्चुअल, कि भाई साहब इनमें से कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, क्लोजर, रिट्रेंचमेंट, ले ऑफ एटसेट्रा से रिलेटेड, ठीक है, वर्कर्स के इन सब चीजों से रिलेटेड डेटा को कंपाइल करती है। सो दैट इज नो डाउट योर लेबर ब्यूरो। ये वो लेबर ब्यूरो है जो 1920 में स्टेब्लिश किया गया था, है ना। ब्रिटिश सरकार के टाइम का ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये वही लेबर ब्यूरो है जो 3 तरीके के सीपीआई भी जो है जारी करता है। सीपीआई, 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 ठीक है। सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, जिसका यूज जो है आप करते हैं इवन जो हमारे, ठीक है, राइट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर कुछ यार मैं वो टर्म का एकदम से नाम भूल गया, जो डिफरेंट आपके अलाउंसेस वगैरह रहते हैं, ठीक है, उनको पे करने के लिए सीपीआई आईडब्ल्यू का यूज किया जाता है। ऐसे ही सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबर, ठीक है, ये भी यही कंपाइल करता है। और एक और आपका जो सीपीआई है, ठीक है, सीपीआई ऑल इंडिया, तो सीएसओ आपका ये जारी कर रहा है। देन सीपीआई, यार आई फॉरगॉट द थर्ड टाइप ऑफ सीपीआई, जस्ट नाम दिमाग से एकदम से स्किप हो जाता है। तो लेबर ब्यूरो पे इस तरीके से इन्होंने क्वेश्चन पूछा भी हुआ है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है नंबर 1, और जो इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज है नंबर 2, ये दोनों इंडेक्सेस कौन पब्लिश कर रहा है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, आई थिंक। हाँ, अब यहाँ से एक और चीज़ है यहाँ पे जहाँ आप धोखा खा सकते थे कि नेशनल टेक्निकल मैन पावर इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्या ये भी चीज़ों को, ठीक है, स्टोर करता है? तो ये देखो, नेशनल टेक्निकल मैन पावर इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये इंफॉर्मेशन को रखता तो है, राइट, और ये AICTE के अंडर, जो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के अंडर काम करता है। बट ये सिर्फ टेक्निकल मैन पावर के की इंफॉर्मेशन को अपने पास रखता है, समझ रहे हो। तो यहाँ से ये ऑप्शन आपका जो है एलिमिनेट हो जाना चाहिए था कि दिस इज नॉट द ऑप्शन, दिस इज द ऑप्शन। DPIIT तो सिर्फ, समझ रहे हो, सिर्फ इंडस्ट्री के वर्कर थोड़ी ना होते हैं, वर्कर तो एग्रीकल्चर के भी होंगे। तो ये कैसे ही इसका पूरी इंफॉर्मेशन रख पाएगा? ऐसे ही CSO वर्कर्स की डेटा स्पेसिफिकली नहीं रखेगा, राइट।
ये स्टैटिस्टिक्स आपके इकट्ठा कर सकता है, जो प्रिसाइज डेटा होगा वो ब्यूरो, लेबर ब्यूरो ही आपका जो है इस्टेब्लिश करेगा। सो ये चीज़ें आपको जो है ध्यान में रखनी है। यार ये इसका नाम मैं एकदम से कैसे भूल गया, इंडस्ट्रियल लेबर, एग्रीकल्चर लेबर, ठीक है। ये आई थिंक है ना, ये इसका नाम ही भूल गया यार, छोड़ो। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। हो सकता है फ्यूचर में यहाँ से क्वेश्चन बने। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। एंड आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।